लेकिन कि स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक, अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। द इनफेमस विभव कुमार, जो बाद में अरविंद के पीए बने पहले दिन से, और इस पार्टी में, इस आंदोलन में जितना भी नॉन ग्रास रूट काम हुआ, लोगों की चरित्र हत्याएं करानी, उनके खिलाफ ट्वीट्स कराने, उनके बारे में, फैमिली के बारे में गंदगियां करनी, या मतलब एक तरीके से जैसे कहते हैं कि वो हर तरह के राजदार विभव कुमार बाद में उनके बने। दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी, क्या आपको लगता है कि ये कथनी हमारे दिल्ली के महान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लागू होती है? क्योंकि आजकल जैसे ही वो जेल से बाहर आए हैं, वो खबरों के बादशाह बने हुए हैं और वो ये कहते हैं कि उनके पीछे मोदी सरकार इतनी बुरी तरह पड़ी हुई है कि उनको नेस्तनाबूद करना चाहती है। कल तक जो उनकी तपस्या करने वाली लेडी सिंघम थी, आज वो उनके लिए फूलन देवी बन गई है। कल तक जो अरविंद केजरीवाल की आंखों का तारा थी, आज वो आंखों की किरकिरी बन गई है। और दूसरी तरफ जिसने ये सारा घिनौना कांड रचा, यानी कि उनका पीए, उनका एडे विभव कुमार, जो अब जेल के अंदर है, उसने सरकारी आवास पर आप पार्टी की महिला सांसद के साथ ना केवल बेरहमी से अभद्रता की, शोषण किया, बदतमीजी की और उसी बुरी तरह से पीटा भी। और आज उसी की ढाल बनकर अरविंद केजरीवाल हर तरफ, हर शहर में घूम रहा है और सिर्फ मोदी जी को गालियां दे रहा है। आखिर है क्या इस सब के पीछे? क्या राज है? राज यानी कि क्या विभव के पास केजरीवाल के ऐसे काले कारनामों के राज हैं कि अगर उसका साथ केजरीवाल ने नहीं दिया तो वो उनके सारे काले राज पुलिस इंटेरोगेशन में खोल के रख देगा? और दूसरी तरफ, क्या स्वाति मालीवाल अब पूरी तरीके से केजरीवाल के खिलाफ सड़कों पर उतर आएगी और उसके पास भी केजरीवाल को लेकर जो राज हैं, क्या वो पर्दानशी हो जाने वाले हैं? इस सब की क्या अब कानूनी इस सब के पीछे क्या अब कानूनी उपाय खुले हुए हैं? क्या होगा इस सब को लेकर? क्या इसमें बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है? आज हम इन्हीं सब बातों को लेकर चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे जाने माने मेहमान डॉक्टर राव हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, और हमारे गुरु, हमारे वरिष्ठ साथी डॉक्टर वीपी गौड़, जिनकी सारी नजर, पैनी नजर भारत की राजनीतिक गतिविधियों पर लगी रहती है, अमेरिका में बैठकर भी। तो आज इसी के ऊपर हम पूरी तरीके से एकदम बेबाक चर्चा करेंगे। हमारा कोई मोटिव नहीं है किसी एक व्यक्ति को डाउन शो करना या दूसरे को हाईलाइट करना, लेकिन जो सच्चाई हम कोशिश करेंगे उसके करीब जाए। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, डॉक्टर राव साहब, आपको क्या लगता है कि क्या ये केजरीवाल 2 जून से पहले ही जो ये सारे घटनाक्रम चल रहा है, 2 जून से पहले ही कहीं दोबारा तो तिहाड़ के पीछे नहीं पहुंच जाएंगे? देखिए, बेल कंडीशन कुछ दिए हुए थे सुप्रीम कोर्ट ने। उन बेल कंडीशंस के अंदर जो है, मेनली ये कहा कि आप ऑफिस नहीं अटेंड करेंगे, आप जो आपके ऊपर केस चल रहा है उस पर कॉमेंट नहीं करेंगे, और आप किसी पे ऐसे कुछ आरोप नहीं डालेंगे, आप एविडेंस को टैंपर करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप देश से बाहर नहीं जाएंगे। ऐसे कुछ पाबंदियां जो नॉर्मली दी जाती हैं, वो पाबंदियां इनके ऊपर दी गई हैं।
he is restricted by law from functioning of this thing. मगर अभी जो बात आई है ये बड़ी गंभीर बात है। एक चेयरपर्सन ऑफ दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन और राज्यसभा मेंबर जो है उनको इस तरह से उनको बर्ताव करके उन पे हाथापाई जो हुई है उससे जो है मामला काफी गंभीर हो जाता है। मगर इसमें जो स्टेटमेंट स्वाति माहीवाल ने दिया है उन्होंने उनके प्राइवेट सेक्रेटरी जो बेबा कुमार है उनके खिलाफ ही दी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि केजरीवाल या कोई और घर के वालों ने उनके पे ऐसे बर्ताव करने के लिए या कहा हो या उनको ऐसा लगता है, ऐसा नहीं कहा है। मगर विभव कुमार के बयान में कोई ऐसी बात आती है जिसमें वो कहता है कि मुझे खुद केजरीवाल ने कहा इसको जो है धक्के मार के बाहर निकाल दो। जैसे सिंपल, मैं एक आपको मिसाल के तौर पे बता रहा हूं, जो एक क्रिमिनल एक्ट के तहत हो जाता है तो फिर जो है आप बेल पे छूटे हुए आप फिर से अपराध करते हैं तो आपकी बेल कैंसिल करने का बिल्कुल संभावना रहता है। तो कोई कर रहा है इसका केस, कर रहा है कोई, माने कोर्ट में गया इस बात को लेकर? अभी तक तो देखिए परसों से छुट्टियां हुई हैं हमारे फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट से, जब वो उनका मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है तो तुरंत किसी ने याचिका डाली नहीं डाली। अब वेकेशन कोर्ट बैठती है हमारे दो हफ्ते में 2 दिन, तो अभी फिलहाल सुनने में ऐसा आया नहीं है। और कहीं पे भी जांच आयोग लोगों के या विभव कुमार के बयानों में से ये नहीं बात निकलती है कि उन्होंने ये कहा हो कि केजरीवाल जी ने कहा है कि हमको इनसे ऐसे बदलाव करके नहीं, ये बात तो आ रही है खबरों में पूरी तरीके से आ रही है। अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है ना जी, 5 दिन का रिमांड है। 5 दिन के रिमांड के बाद वो क्या बोलेंगे और वो जो डीवीआर पुलिस ने लिया है उसमें क्या तथ्य निकल के सामने आते हैं। वो तो ब्लैंक करती है। यहाँ मैं ये सोचता हूँ राव साहब की देखिए 2 तरह की बात है यहाँ पे। एक लीगल है, वो प्रोसेस लीगल है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, वो पुलिस है, न्यायपालिका है, सब वो करेंगे। क्योंकि इलेक्शन चल रहा है इस समय, वो प्रोसेस में है, तो जो इसका सामाजिक पक्ष है, जो इसका सोशल पहलू है, वो महत्वपूर्ण है कि लोगों का परसेप्शन इस इशू को लेके क्या बनता जा रहा है। हम अगर उस पहलू पे थोड़ा सा विचार करें, देखिए चीफ मिनिस्टर का घर है, चीफ मिनिस्टर की एक पुरानी साथी और सम्मानित राज्यसभा की मेंबर, और जब हम राज्यसभा की मेंबर कहते हैं तो कुल मिला के 1000 के करीब ही तो हमारे सांसद हैं पूरे देश में। तो वो देश के पहले राज्यसभा में तो सिर्फ 245 नंबर, तो चलिए 500 700 800 900 लोकसभा राज्यसभा दो। मैं रफली कह रहा हूँ कि 700-800 या 1000 लोग ही तो हैं ऐसे जो कि इस देश के टॉप लेवल के लोग हैं, जो इस देश को संभाल के रखते हैं, ऐसा माना जाता है संवैधानिक तौर पे। अब उसमें से एक आदमी सिटिंग चीफ मिनिस्टर के घर पे, उनके साथ जो कुछ भी हुआ हमें नहीं पता, उन्हीं का एक और राज्यसभा का मेंबर ये कह रहा है कि उनके साथ बदसलूकी हुई। तो एक नागरिक के तौर पे लोगों में ये परसेप्शन जाता है कि भाई ऐसा क्या हमने ये यहाँ पे गुंडों का एक टोल चुन के बिठा दिया है जो कभी चीफ सेक्रेटरी को पीट देता है, जो कभी एक राज्यसभा की मेंबर को पीट देता है। भाई पीटने की बात तो छोड़िए, आप ऊंची आवाज में भी किसी सम्मानित राज्यसभा के सदस्य या मेंबर पार्लियामेंट से बोलना, बदतमीजी करना, वो भी गलत है। डॉक्टर साहब आपकी बात को ऊपर रख रहा हूँ। आपने कहा कि सोशल इसका देखना पड़ेगा, तो अभी जो कल अरविंद केजरीवाल ने घेराव के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर में गए थे, तो वहां पर कोई खास भीड़ थी नहीं। मुझे लगता है दिल्ली के लोगों का मोहभंग हो रहा है। तो दिल्ली के लोगों का मोहभंग तो अंतोगत्वा होगा ही। और दूसरी बात, जिस तरह से देखिए, एक वो मणिशंकर अय्यर जी थे जिन्होंने मोदी जी के बारे में अपशब्द यूज किए थे, कल फिर इस आदमी ने उनको नीच कहा है।
या बीजेपी को नीच कहा है या इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। भारत जैसे सभ्य समाज में आम आदमी, पढ़ा लिखा या अनपढ़, मुझे नहीं लगता कि कोई इन चीजों को लाइक करता है, कोई नहीं करता। सबको ये लगता है भाई ये क्या है, आप एक चुने हुए आदमी हैं, आप तमीज से बात करिए। तब दूसरी बात, गरिमा होती है सर, मुख्यमंत्री पद की भी गरिमा होती है, जी, उसको शायद इन्होंने लांघ दूसरी दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात गुप्ता जी, मैं ये रेखांकित करना चाहूंगा कि अब ये जो वोट मांग रहे हैं केजरीवाल जी, वो ये नहीं कह रहे कि मुझे वोट दो, क्योंकि वो तो कुल मिला के 23-24 सीटों पे खड़े हैं, 25 से कम ही सीट हैं। वो सारी भी जीत जाएं तो भी सरकार नहीं बना सकते वो। वो तो ये कह रहे हैं कि कमल पे वोट मत लगाइए, कमल पे लगाओगे तो फिर आपका बेटा जेल चला जाएगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। अच्छा, तो उन्होंने इस अपने आप तरह को बेटा का डिक्लेयर कर दिया है, जैसे इस तरह महात्मा का गांधी इलेक्शन का फादर है, इंदिरा गांधी मदर है। इलेक्शन का प्रचार पहली बार देश में हो रहा है, जहां आप हम्म। ये कह रहे हैं कि आप इसको वोट मत दीजिए। सर डॉक्टर साहब एक बात पूछ रहा हूँ कि क्या ये अब अपने आप को सन ऑफ इंडिया डिक्लेयर करना चाहते हैं, महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी जी की तरह, जैसे वो मदर हैं वो फादर हैं, क्या ये सन ऑफ इंडिया बनना चाह रहे हैं क्या? देखिए, ये केजरी आप ये इनकी इच्छा है कुछ भी हो, मगर पूरे समाज के अंदर, सारे देश के अंदर सब कुछ खुलासा हो गया है। कोई किसी, हर एक को, कश्मीर टू कन्या, आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है। आपको मालूम है, मुझे बेंगलोर से, साउथ इंडिया से व्हाट्सएप मैसेजेस आ जाते हैं हाँ, जो सोशल दिल्ली मीडिया में बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जो दिल्ली में नहीं घूम रहे, वो वहां से आ रहे हैं हाँ कि जी, आपका ये क्या हो रहा है। तो जी। सारी देश में इनके बारे में पर्दाफाश हो चुका है। ये सन ऑफ इंडिया कहें या कुछ भी कहें, या अन्ना हजारे तो इनको छोड़ के चले गए। अन्ना हजारे ने तो कह दिया है कि ये धोखेबाज आदमी है, इसने मेरा जो नहीं, शुरू किया। अगर अगर हम कानूनी बात करें तो अब आपको इसका कानूनी पक्ष क्या दिखता है? मतलब क्या आपको लगता है कि अगर ये वाकई मार कुटाई हुई है, स्वाति मालीवाल के साथ ये भद्दा हुई है, बदतमीजी हुई है, आपको क्या लगता है कानूनी तौर पर अब इसके क्या रिपरकेशंस होंगे? देखिए, पहली बात तो आपका, मैं वो पहला सवाल तो जवाब दे दूं कि क्या केजरीवाल फिर से अंदर जा सकता है, उसकी जी। बेल रिवोक की जा सकती है? संभावना है, यदि बाहर और चीजें निकलती हैं जिसमें ये साफ नजर आता है कि उनका हाथ भी था इसमें, ठीक है, वो तो वो वहां अलग से। बाकी आगे कानून है, अभी जिसने हाथापाई की वो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे, क्या थे, विभव कुमार, और उन्होंने जो किया है इसके में क्या है कि इसको ग्रीवियस इंजरी, हमारे को देखिए, अपराध के अंदर अलग अलग तरह के अपराध होते हैं। असॉल्ट होता है, ग्रीवियस इंजरी होता है, इंटिमिडेशन होता है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन होता है, ये थ्रेट जिसे बोलते हैं वो होता है, ऐसे करके। तो जो उनके साथ हुआ ये असॉल्ट और क्रिमिनल और पब्लिक ऑफिशियल, शी इज अ पब्लिक ऑफिशियल, उसके अंदर जो सारा मिला मिलू के ये 3 साल का सजा वाला एक अपराध बन जाता है जिसने भी ये किया है। नहीं, वो तो तो कह रहे हैं इसमें 10 साल की सजा हो सकती है जो इसने अपराध किए हैं। मैक्सिमम, अब बाकी साहब आप जोड़ दीजिए, साजिश ये वो जोड़ने से तो कई चीजें बन जाती हैं, बट मैं बोल रहा हूँ मिनिमम जो है इस तरह से असॉल्ट और असॉल्टिंग अ पब्लिक ऑफिशियल, ये सारा मिला के ऐसे 3 साल की जो भी जिसने भी किया है। बाकी साजिश, अब उसमें जो है आपका ये कॉन्स्पिरेसी जुड़ जाता है, तो जो बाकी उनके साथ भी हैं और जिनकी साजिश की वजह से इनसे ये हुआ है। अच्छा, आपको एक शायद आपने सुना हो, न सुना हो, एक छोटा सा कहानी सब में घूम रहा है कि उनका एक वरिष्ठ अधिवक्ता जो इनकी केस कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि फीस के अलावा मुझे राज्यसभा मेंबरशिप चाहिए। मनु सिंघवी जी की तो बात कर रहे हैं आप? जो भी है आप ले सकते हैं, हाँ, उनका बोले सर, क्या बात है, वो तो खुला है, उसमें क्या बात है? खुला है, वो तो सब जगह घूम रहा है। तो उनके वजह से उनकी इस्तीफा मांग रही जा रही थी, और वो जाके बात करनी चाहती कि भाई मेरे को क्यों इस्तीफा दे रहे, या जो अरे भी अरे है। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, बड़ी सिंपल सी बात बताइए कि शायद ये भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सीएम के घर पर ऐसे सरकारी आवास में 2-2 बार मार कुटाई का मामला हुआ है, जिसमें हुआ दोनों है।
बड़े सम्मानित व्यक्ति थे हाँ, जिनकी मुख्य पिटाई, सचिव, तो क्या चीफ ये सेक्रेटरी। कानूनी तौर पर इसके ऊपर एक्शन हो सकता है कुछ कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है एक्शन। इसमें जो है अब ये जो ज्यादा दंगा फसाद करने की आज के दिन पे ही है, अभी पता नहीं पूरा हुआ कि नहीं, खबरें आ नहीं रही कि वो बीजेपी हेडक्वार्टर्स में जाके उन्होंने कोई प्रोटेस्ट करना था, क्या था, कुछ नहीं उसमें कर हाथापाई पाए। करते हैं और अराजकता फैलाते हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन रेकमेंड टू द होम मिनिस्ट्री एंड फॉर प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट ऑफ दिल्ली बिकॉज दीज आर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक और सवाल है। देखिए, मान लो मेरा घर है, ठीक है ना, तो उस घर में मैं कुछ ऐसे लोगों को, अवांछित तत्वों को लाके बुला के बिठा लेता हूँ घर में कि ये मेरा ये है, ये मेरा पीए है, ये मेरा सेक्रेटरी है, ये मेरा फलाना है, और फिर वहां पे हम बैठ के वो लोग गुंडागर्दी करते हैं और मैं पिछले वाले कमरे में बैठा हुआ हूं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या मेरी कोई लायबिलिटी है कि नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, वहां पे तो वो घर उसका है ही नहीं, वो घर तो देश की जनता का है, वो चीफ मिनिस्टर का घर है, वो पब्लिक मनी से बना हुआ घर है। वो उस घर के अंदर आप देखिए, ये जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं या पीए हैं, ये तो कानूनी तौर से अप्रैल के महीने में हटा दिए गए हैं उस पद से। वो उस पद पे भी नहीं है, तो फिर वो आदमी कौन है? क्या उसका कल को वो आदमी जो उसने इसके साथ किया है, इस लेडी के साथ, कल को वो यही काम मान लो सुनीता जी के साथ कर दे, कल को वो यही काम केजरीवाल के साथ कर दे, मार पिटाई की आदत है उसको तो फिर ऐसे आदमी का क्या कोई सिक्योरिटी चेक किसने कराया? क्यों उसको वहां पे रखा हुआ है? क्या उस सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है? पब्लिक का हाउस है, वो पब्लिक का घर है, पब्लिक के मनी से और पब्लिक के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का घर है। तो क्या पब्लिक ऐसा सवाल नहीं पूछ सकती? उसके कानूनी पहलू क्या है? देखिए, मैं पिछली सवाल से जुड़ते हुए आगे की बात बताता हूं। आगे की बात यह है, पूरा तो उन्होंने सीसीटीवी का सारा जो है वो गायब कर दिया, और सेलफोन जो भी था, ये विभव कुमार ने अपना पासवर्ड नहीं दिया, उसको रिफॉर्मेट करवा दिया, उसका सारा एविडेंस वहां से गायब कर दिया। फिर भी वो जो है सर्वर, आईफोन के सर्वर से भी इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। दूसरी बात, सीसीटीवी की इन्होंने किस तरह से निकाला है, आपको बताऊं कि मेरे को हाल ही में एक केस मालूम था जिसमें बिल्कुल इरेज कर दिया था हार्ड ड्राइव को, कंप्लीट सारा मटेरियल, और आईटी एक्सपर्ट्स ने वो सारा पूरा फिल्म ऑफ 2.5 आवर्स निकाल दिया वापस। वो तो आ सकता है, वो आ हाँ, सकता है। तो अभी क्या होता है, इसके अलावा अभी कुछ छोटे से छोटे क्लिप दिखे, उसमें कुछ लोग उनसे बहस कर रहे हैं, स्वाति मालीवाल से, वो उनको कह रही है मैंने 112 नंबर मिलाया। इन सब की कोर्ट कचहरी में पेशी होगी, इन सबको क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा। आपको मालूम शायद नहीं होगा, मैं अभी आपको राम जेठमलानी जी की बात करता हूं। मैं राज जेठमलानी से काफी गहराई से जुड़ा हुआ था और वो टॉप क्रिमिनल लॉयर थे। क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर किसी भी सवाल का जवाब निकल सकता है। क्रॉस एग्जामिनेशन इतनी बढ़िया चीज है कि आप सवाल ऐसे पूछें कि सच्चाई बिल्कुल बराबर निकल जाएगी। और इन सब सिक्योरिटी गार्ड्स की पूरी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, जो वहां उससे बहस कर रहे थे, जो उसके साथ उनके साथ चल के लेडी कांस्टेबल उनकी बाहर निकल के कुछ उन्होंने जो डॉक्टर वीडियो टेप ये इन्होंने बेवकूफों में भी निकाला, इनको क्रिमिनल लॉ मालूम नहीं है, वहां सारों की क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, उनका बयान देना पड़ेगा। आप कितने बजे आए थे, आप कितने बजे निकले थे, आपको किसने कहा था बात करने के लिए, ये सब क्रॉस एग्जामिनेशन ट्रायल के अंदर सच्चाई 100% आपको बाहर निकलते हुई नजर आएगी। तो तभी गौर साहब, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि सच्चाई सामने आएगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप एक पैनी नजर रखे हुए हैं पूरे वाकया पर, क्या ये कहीं पति पत्नी वो और वो गुलाम वाला मामला तो नहीं है कुछ ऐसा कि जिस वजह से सारा वाकया हुआ है? नहीं, देखिए राजीव जी, हम जिस सतह पे केजरीवाल जी उतर गए हैं अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में, हम उस निचले स्तर पे नहीं जा सकते। नहीं सर, ये सच्चाई है, मतलब हमें ये हम अपना स्तर नीचे नहीं कर रहे। देखिए, जब तक सच्चाई प्रूव ना हो जाए कानूनी तौर से या कोर्ट में या पब्लिकली, या वो खुद ही बता दे
या तो डॉक्टर या साहब तो 3 ही लड़ाई होती है, जर जोरू और जमीन। सर इसमें कोई ये छुपी बात तो है नहीं, इसमें अगर हम शराफत शो करें आप, उसमें तो कोई दम है नहीं। सच्चाई तो यही है कि भाई इन्हीं देखिए चीजों की लड़ाई है। देखिए सवाल, मेरा तो ये मानना है डॉक्टर राव कि वहां अगर एक राज्यसभा की मेंबर के साथ बदतमीजी की गई है, मारपीट की गई है अगर, तो फिर उसको करवाने वाला होगा कोई। वो हाँ, कुछ किसी पीए मामला की तो होगा इतनी ना सर। हिम्मत नहीं हो सकती कि उसके हाथ उठा दे वो गेस्ट के ऊपर, और वो भी राज्यसभा के मेंबर पे, और वो भी किसी लेडी पे। और अगर करवाने वाला है तो करवाने वाला कौन है? वो ये तो नहीं हो सकता कि बाहर एक गार्ड खड़ा है, उसने विभव को कह दिया हो कि भैया इसने मेरे को ऐसे किया था, तू आज इसकी पिटाई कर दे। ये तो हो नहीं सकता। तो कौन करवा सकता है? तो सर ये वो तो लोग मोदी जी भी वो करवा लोग सकते हैं। रह देखो गए, और अरविंद मोदी जी केजरीवाल नहीं तो कह करवा ही रहे सकते। हैं, मोदी जी अरविंद नहीं केजरीवाल करवा तो कह सकते। रहे हैं कि भाई मोदी जी ने भेजा उनको और उन्हीं के प्लान पी है ये सारा। मतलब तो ये भी तो है ना। देखिए ये आदमी इतना, लोगों में ऐसा कहते हैं साइंस में हम कि 75% पानी है हमारे अंदर और 25% हमारे अंदर बाकी चीजें हैं। इस आदमी के अंदर 75% झूठ है। ये केजरीवाल मतलब झूठ का सपना दिखाता है हर रोज सुबह उठ के, जेल से भी दिखा रहा था। ये आदमी झूठ का सपना पूरी जनता को दिखाता है, और वो अब सपनों की उम्र खत्म हो गई। अब सब लोगों को पता लग गया कि भाई ये आदमी का तो डेली का रूटीन है, एक सपना इसको रोज सुबह आता है और ये दिखाता है। अब आप 2 आदमी घर में हैं, 2 आदमी उस घर के मालिक हैं, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, एक नॉन इलेक्टेड राबड़ी देवी जी हैं। वो दोनों के ही निर्णय के ऊपर तो कोई पिटाई होगी। कौन आदमी किसकी पिटाई करेगा? तो ये बात तो राव साहब बताएंगे कि देखिए मैंने वो सवाल जो पूछा था वो अभी भी वहीं खड़ा है। एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो जो इनका सीएम हाउस है वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर जो ये न्यूसेंस है, जो ये किसी को भी बुला के और वहां पीट देते हैं, जो वहां पे गुंडों का टोल इकट्ठा हो गया है, तो इसकी लायबिलिटी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? क्या ये चीफ मिनिस्टर की है जो उस घर के अंदर रह रहा है, या ये सर चीफ ये मिनिस्टर तो सर आप कह रहे हो ना पब्लिक प्रॉपर्टी है, विभव की है, ये तो या आप ये कह रहे हो, मोदी जी की है, या अमित शाह की है? किसकी ये है तो ये? शीश महल है सर, ये तो शीश महल है, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है सर ये। जी राव साहब। नहीं ऐसा है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है। पहली बात तो जब इसकी आगे जांच होगी और कोर्ट में केस चलेगा, ट्रायल तो होएगा, क्रिमिनल ट्रायल तो होएगा, चार्जशीट फाइल होएगी, सब कुछ होएगा। सबसे पहली बात जो सामने आएगी कि यहाँ पे मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी को रात को 12 बजे बुला के पीटा गया है। दैट देयर इज अ प्रेसिडेंट, दैट देयर हैज बीन अ प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ द थिंग। उसमें भी लिस्ट ऑफ विटनेसेस होंगे, सबका ट्रायल होएगा। तो ये रिपीटेड ऑफेंस बोलते हैं। जब एक मामला जो है हमारे कानून के अंदर, क्रिमिनल लॉ के अंदर, इसको रिपीटेड ऑफेंस बोलते हैं कि एक बारी हो गया तो ठीक है, इट कैन बी कोइंसिडेंट, इट मे हैव हैपेंड, इट मे नॉट हैपेंड। व्हेन इट हैपेंस द सेकंड टाइम, then it is beyond reasonable doubt, it is a very solid foundation that this kind of action is taking place inside the chief minister's house, जो एक पब्लिक प्लेस है, एक पब्लिक देश है। अब ये गुंडागर्दी और ये इस तरह की बातें होती हैं, तो इसमें यही बात है कि जब ये जांच आगे बढ़ता है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में होता है that there has been a breakdown of law and order in the chief minister's residence has become a cesspool of all kinds of antisocial elements and violent activity, and there is breakdown of law and order. Political unrest is being created. You are trying to provocative statements are being made. ऐसे करके यदि वो कहते हैं, वैसे भी इलेक्शन मोड में है, अभी सब कुछ इलेक्शन में चल रहा है, तो गवर्नमेंट डिसमिस होके प्रेसिडेंट रूल लगता है जनरली, क्योंकि आपके ट्रायल में, कन्विक्शन में और ये चार्जशीट में और डिस्चार्ज, ये सब में बहुत लंबा समय लगता है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर ये पावर दी गई है, where there is a breakdown of law and order under Article 356 of the Constitution, he can recommend to the President of India कि यहाँ पे there is a breakdown of constitutional machinery. तो the word that is given is the breakdown of constitutional machinery. Constitution में ये लिखा हुआ है, तो constitutional machinery and breakdown of law and order.
अब तो लॉ राव एंड साहब ऑर्डर। को लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कोई निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बीमारी बढ़ती जा रही है। देखिए, पहले स्टेप पे एक आईएएस ऑफिसर, सीनियर आईएएस ऑफिसर जो सेक्रेटरी है, मतलब सेक्रेटरी तो मालिक होता है स्टेट का, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, वो उनको पीटते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हायर लेवल है, अब नेक्स्ट हायर लेवल है वो राज्यसभा के एमपी को पीटते हैं। तीसरा लेवल अब हो सकता है लोकसभा के एमपी को पीटें। चौथा लेवल फिर वो मोदी जी, किसी पे भी हमला कर सकते हैं, किसी पे मतलब भी ये हमला कर आदमी जो इसके लेकिन अंदर हमने रख दिया लेकिन है लोगों ने गौड़ चुनाव साहब के, गौड़ साहब कहाँ जा रहा है? गौड़ साहब एक बात बताइए, हर मुद्दे पर सेंट्रल गवर्नमेंट, खासकर मोदी जी एकदम स्विफ्ट एक्शन लेते हैं, वो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, और जबकि अरविंद केजरीवाल सरेआम पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर हर बात में मोदी जी और भाजपा को बदनाम करते हैं, गालियां देते हैं। उसके दूसरी तरफ भाजपा और मोदी जी कुछ भी नहीं बोल रहे, इस तरफ रिएक्शन ही नहीं दे रहे। क्या ये भी जस्टिफाइड है? चलिए, राव साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी नहीं, मैंने एक उनका इंटरव्यू देखा कुछ वरिष्ठ पत्रकारों के साथ। उन्होंने कहा मुझे गाली गलौज दिया जा रहा है, हाँ और मैं सह रहा हूं, चुप रहा हूं, मैं कुछ बोल भी नहीं रहा हूं। ये हमारे प्रजातंत्र के अंदर है और हम लोग कुछ कह नहीं रहे हैं। इस तरह की सी बातें कही जा रही है। देखिए, दिक्कत क्या होता है, जब इलेक्शंस होते हैं तो एक मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है। अब इलेक्शन टाइम पे जो सरकार है जो लेम डक हो जाती है, जो मोदी जी की भी सरकार जो है लेम डक हो जाती है, किसी भी पूरी देश के अंदर जहां पे भी असेंबली के भी इलेक्शन हो रहे तो वो दे आर लेम डक। वो लोग जो है जब तक चुनाव के नतीजे आके सरकार नहीं बनती, वो उनका कुछ एक्शन लेने का वो नहीं रह पाता है। अभी मैं आपको एक और हाल ही में एक बात बताता हूं। मुझे एक पत्रकार ने, आप जैसे पत्रकार मित्र हैं, उन्होंने फोन किया और बोला देखिए, आंध्र प्रदेश में इलेक्शन के बाद 22 दिन के बाद रिजल्ट आ रहा है, बहुत वायलेंस चल रहा है, इसमें क्या किया जाए। मैंने कहा कि देखिए, अभी तो सरकार नहीं बनी है, इट इज इन द हैंड्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड चीफ सेक्रेटरी एंड डीजीपी ऑफ द स्टेट। तो कोई भी आप लिखना चाहें तो आप राष्ट्रपति को लिख सकते हैं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिख सकते हैं, जो डायरेक्टिव्स दे सकते हैं। तो उन्होंने बाकायदा उनको लिखा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको बुलाया, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को, और उनसे मांगी जवाबदारी और उनको कहा कि आप सख्ती से लो कि पोस्ट पोल वायलेंस ना हो। तो ऐसे सिचुएशन में काफी एक न्यूट्रलिटी की सिचुएशन होती है और बड़ी जिम्मेदारी से काम लेना पड़ता है। एक प्रधानमंत्री को भी बड़ी जिम्मेदारी से काम लेना पड़ता है, ताकि वो ऐसा कोई माहौल ना बने जिससे और मामला उलझ जाए। तो वो तो सिर्फ अपने बचाव की बात कर रहे हैं, इसके अलावा वो उनके आक्रामक तरीके से नहीं बोल रहे हैं। राव साहब आप ही से सवाल है कि चुनावों के बाद जब नतीजे आ जाएंगे और अगर मोदी सरकार दोबारा आ जाती है, आप कानूनविद हैं, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि क्या कानून से पहले मोदी जी कोई एक्शन ले लेंगे? कानून से पहले तो नहीं लेंगे, वो कानूनी प्रणाली चल पड़ेगा। मतलब कि एक सरकार बनी रहेगी, जो न्यूट्रलिटी का माहौल है वो थोड़ा सा कम होएगा। आज भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन में दर्ज हो सकता है कि आप इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए, ये ऐसे प्रोवोकेटिव और आक्रामक तरीके से भाषण दे रहे हैं जिसमें जो है जो हमारे मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ है, और ये जो हमारी इसके अंदर जो प्रणाली है इसमें बाधा आ रही है। तो करके आज भी कोई भी कंप्लेंट दे सकता है इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन बाकायदा कह सकती है इसमें जांच करके आप एफआईआर रजिस्टर करो। उनके पास सारे चीफ सेक्रेटरी, सारे डीजीपी कम अंडर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस। जी, तो राव साहब, इस आदमी के ऊपर 50 से ज्यादा कोर्ट केसेस हैं, लगभग 50 के आसपास आज के दिन। तो अब ये जो पैसा लगता है वकीलों पे इस सारी प्रक्रिया में, वो पब्लिक मनी जा रहा है, वो गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट से ले रहा है और दे रहा है वकीलों को। कल को ये आदमी अगर चीफ मिनिस्टर नहीं रहता, उस स्थिति में कहां से आएगा पैसा? एक सवाल मेरा ये है। दूसरा ये है, क्या इस तरह की प्रक्रियाओं पे कोई रोक नहीं होनी चाहिए अब देश में?
क्योंकि पहले तो संविधान निर्माताओं ने ऐसा सोचा नहीं होगा ना कि कोई इस तरह का भी चीफ मिनिस्टर आएगा जो 50 केस लेके साथ चलेगा और गालियां देता घूमेगा। पर अब क्योंकि ऐसे लोग आने लगे हैं ऐसी पोस्टों पे, तो क्या इस तरह का कोई नियम भी होना चाहिए? अब ये आदमी जो करोड़ों रुपया पब्लिक मनी का, टैक्स पेयर के हार्ड अर्न्ड मनी का जो खर्च किए जा रहा है अपनी बदतमीजी पे, लोगों को पिटवा के और ये सब करके, नाटक करके, तो ये कब तक चलेगा? कितना पैसा मतलब आप खर्च कर सकते हैं इसमें? देखिए, सबसे पहली बात तो क्या होता है कि हमारी जनता जो है वो जागरूक होके उनकी आंखें खुल जाएं और हम जैसे ऐसे जो बात कर रहे हैं इन चीजें उनके तक पहुंचे और भी है पूरी मीडिया उसमें मामले में सोच रही है। तब जो है इनको जब तक आप सरकार से नहीं हटाओगे तब तक जो है सत्ता जब तक इनके हाथ में है तब तक ये जो मनमानी करते रहेंगे। उसके लिए हम नहीं करते। अब जनता जनार्दन है, उन्होंने वोट दिया, वो चाहे कैसे भी हो कहने क्या बात बनता है। अच्छा, बाकी रही ऐसी चीजों के लिए आप जानते होंगे, मेरे पिताजी खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, इलेक्शन कमीशन रहे 6 इयर्स, और उन्होंने सबसे पहले क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में ये बात लगाई कि आप एफिडेविट देंगे आपके खिलाफ कितने क्रिमिनल केस हैं और आपके पूरा वो जो चीज है वो सबको अंदर सबके जो इलेक्टोरेट में उनको पता लगना चाहिए ये सब। तो एक चीज मैं समझता हूं कि मीडिया के अंदर जो है थोड़ा और रिस्पॉन्सिबिलिटी आके चुनाव से 1-2 महीने पहले हर एक कैंडिडेट का जो एफिडेविट हो कुछ भी हो उसके ऊपर पूरा 1-2-3 घंटे का चर्चा डेली हर चुनावी कैंडिडेट के पास होना चाहिए। और ज्यादातर जो कंट्रोवर्शियल कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर केस ऐसे दर्ज हुए हैं, जिनके बारे में सारी जनता को जान पहचान है, ये हमारी मीडिया के उनका एक दायित्व बनता है ये कि आप पूरी अच्छी तरह से इसका खुलासा करें कैंडिडेट का, ताकि हमारे जो स्वच्छता आए हमारी सार्वजनिक जीवन में। ये जो है इसमें हमारे प्रजातंत्र में यही तो मीडिया का पूरा बहुत बड़ा। साहब आप तो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है, एक छोटा सा क्वेरी मेरी है, मैं जानता नहीं उस बारे में, कि मान लो एक कैंडिडेट लिखता है कि भाई मेरे ऊपर ये 5 केस हैं और उसके बाद वो व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बन जाता है, तो 5 केस जो है वो तो पहले से चल रहे थे, तो उसके बाद चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो जो वकील हायर करता है या जो उस कानूनी प्रक्रिया पे पैसा खर्च होता है, क्या वो पब्लिक मनी का होता है या उसका प्राइवेट होता है? देखिए, सरकार की तरफ से जो भी वकील पेश होता है, जब तक वो उस कुर्सी पे बैठे हुआ है, उस पद पे है, पर वो केस तो पहले के हैं, केस तो पहले के हैं। मान लो 5 साल पहले एक केस हुआ एक आदमी पे और 5 साल बाद वो आदमी चीफ मिनिस्टर बना। देखिए, वो जो उसके पहले के केस जो हैं उसमें ये एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इस पे हम लोगों का ध्यान नहीं है और कुछ ध्यान में भी नहीं है, मगर जो पहले के केस हैं वो उनको अपने खुद की तरफ से वकील लगा के उनको चलाना पड़ेंगे। वो सरकारी केस नहीं होंगे और उसका पैसा भी सरकार नहीं दे पाएगी। उससे उस आदमी को आपत्ति है, उसको दिक्कत है, क्योंकि वो अपना प्राइवेट केस को सरकार के तरफ से वकीलों को पैसे दिलवा रहा है, वो कभी माना नहीं जाएगा और एकदम से बाहर निकल आएगा। ये तो कानूनी बात है, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो एक ऐसी महान हस्ती है, वो किसी कानून को नहीं मानती, सारा कानून उनसे, वो सब कानून से ऊपर हैं। और ये जो सारी आप ये जो बातें कर रहे हैं कि हाँ भी ये रिफॉर्म्स वगैरह जो होने वाली बात है सब सिस्टम से चले, अभी भारत में शायद वो दूर की कौड़ी है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या गतिविधियां चलती हैं। आपको मैं और एक और चीज बताता हूँ कि जयललिता के केस में जब उनकी करप्शन चार्जेस हुए प्रूफ, तो उनको पद से हटा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के उनके ऑर्डर्स और डायरेक्शन से, और हटा के उनको जेल हुई और वो जेल में रही। और उस वक्त ये कानून बना कि BR कपूर उस जजमेंट का नाम है, और मैं किसी और मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्यमंत्री के लिए अपेयर हो रहा हूँ, और किसी और मुख्यमंत्री छोटे से वो है राज्य का, वहां पे भी ऐसी दिक्कत है, मैं भी अब 1 मिनट उसमें भी बताता हूं कि उसमें यह कहा गया जजमेंट, और उसके बाद 2-3 जजमेंट आए हैं कि कोई भी चीफ मिनिस्टर कन्विक्टेड होता है और सजा भुगतता है
तो उसको 6 साल उसका बर्खास्त होता है। तो चुनाव नहीं लड़ सकता, वो तो है ही। चलिए चलिए खैर देखते हैं। वो अभी वो कानून बन गया, मगर उसमें अच्छा दूसरी बात, थोड़ा सा मामला आगे बढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने, और अभी भी बनाए अदालत बने हैं जहां फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर पब्लिक फिगर्स पॉलिटिशियंस एक उन्होंने नियुक्त किया है। और आज के दिन पे मतलब पिछली जो हम लोकसभा की बात कर रहे हैं उसमें भी 20% जी कई कानूनी केस कई लोगों के खिलाफ थे। अभी क्या है, सबसे ये कि जब पॉलिटिक्स में होते कई लोगों के ऊपर केस वैसे हो जाते, मगर जहां हीनियस ऑफेंसेस हैं लाइक रेप, मर्डर, आर्सन, लूट, डेकॉइटी, जो हीनियस ऑफेंसेस होते हैं उसका जो है उसमें काफी जो है अभी तक उनको डिस्क्वालीफाई करने का कानून नहीं आया है। बिकॉज हीनियस ऑफेंसेस में अब जैसे छोटा ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, कुछ और हो गया, बट मर्डर, डेथ का, अभी आपने सुना होगा सिद्धू, ये अपना चंडीगढ़ वाला सिद्धू, वो उसने लड़ाई किया एक कार एक्सीडेंट में, और वो आदमी थोड़ा बीमार भी था, हाथापाई हुई, वो बेचारा मर गया, उसके खिलाफ बाकायदा केस हुई, सिद्धू वेंट टू जेल एंड ही सर्व्ड द सेंटेंस। एंड चलिए राव साहब, हमारा समय अब खत्म हो रहा है। अब हम देखते हैं कि भाई क्या ये रोज हर वक्त, हर पल, हर सेकंड कार्यवाही में ये जो हादसा हो रहा है इसके ऊपर बदलाव आ रहे हैं। लेट अस सी कि अब इसमें आगे क्या होता है, और अगर अब जरूरत पड़ी तो हम एक बार फिर इस मुद्दे पर दोबारा चर्चा करेंगे। मेरा आखिरी ये है कि केजरीवाल जी इससे बच नहीं पाएंगे, जो हुआ है उसकी सजा तो वो भुगतेंगे। चलिए ठीक है, आपके मुंह में घी शक्कर। नमस्कार। नमस्कार।